दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर साहब से हाइपरटेंशन के बारे में समझा, क्या होती है हाइपरटेंशन इसके बारे में समझा। आज उसी एपिसोड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हाइपरटेंशन से जुड़े हुए और सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, जैसे पिछले एपिसोड में आपने हम लोगों को ये बताया था कि हाइपरटेंशन में सिम्टम्स नहीं होते हैं और इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब क्या सिम्टम्स आते हैं? अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वीक सिम्टम्स जैसे कि हेडेक है, डिजीनेस है, फटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। और ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड विज़न और नेज़ल ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। अगर नोज़ ब्लीड कर जाती है तो ब्लड प्रेशर की सीवियरिटी घट जाती है और ये एक तरह से भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगर नोज़ ब्लीड की जगह पे ब्रेन में वेसल्स ब्लीड करती हैं तो ब्रेन हेमरेज होता तो वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो जाता है। नोज़ ब्लीड जिससे मैक्सिमम लोग घबरा के भाग करके आते हैं, वो उनकी सीवियरिटी ऑफ ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और द चांसेस ऑफ ब्रेन हेमरेज को घटा देता है। तो इस सिचुएशन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं और ये इमरजेंसीज होती हैं, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितना ब्लड प्रेशर का वैल्यू लेवल हो जाता है जब ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाती है? क्या कोई ऐसी है वैल्यू? ज़्यादातर ब्लड प्रेशर 180, 190, 200 इस रेंज में पहुंचता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तब नोज़ ब्लीड होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने ये बताया कि ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है ब्लड प्रेशर अगर हाई चला जाए। तो सर, ब्लड प्रेशर हाई चला जाए तो ब्रेन हैमरेज के अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं? ब्लड प्रेशर की वजह से मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस हार्ट में होते हैं, जो कि हार्ट फेलियर होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है एंड इवन सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। दे ऑलमोस्ट एवरी हाइपरटेंसिव में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। ब्रेन में भी पैरालिसिस के अटैक्स हो सकते हैं जो क्लॉट की वजह से भी हो, और ब्रेन हेमरेज भी होता है जो हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। कभी कभी साइलेंट शॉर्ट पीरियड के अटैक्स होते हैं जिसको ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स कहते हैं, और द पैरालिसिस आई और गई, शॉर्ट पीरियड के लिए हुई, आई और गई, उस टाइप के भी हो सकते हैं। जब किडनीज इफेक्ट होते हैं तो किडनी फेलियर होता है जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, और इसमें डायलिसिस वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से आँखों की रोशनी जा सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, सडन विज़न लॉस हो सकता है रेटिनल हेमरेज की वजह से, ब्लाइंडनेस आ सकती है। करीबन करीबन सभी वाइटल आर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस एक बार आने के बाद रिवर्स नहीं होते हैं, ये परसिस्ट करते हैं और सब्सिक्वेंट धीरे धीरे ये बढ़ते ही हैं। तो इनको प्रिवेंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी है इसके मुकाबले में कि होने के बाद हम सोचें कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो क्या इसके साथ कोई और डिजीज़ भी ऐसे हैं जो कोएग्जिस्ट करते हैं और जिनके होने से ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाए या प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए? हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल बड़ा कॉमन है। दोनों में रिस्क फैक्टर्स भी कॉमन है। जब भी दोनों को एग्जिस्ट करती हैं तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा देती हैं और रिस्क कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस के। So suitable control of blood pressure, suitable control of diabetes and cholesterol lowering most essential हो जाता है इन circumstances में।
तो डॉक्टर साहब ये हाइपरटेंशन के क्या कोई कॉजेज़ भी हैं, कोई कारण भी हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है? हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मेजॉरिटी में होता है, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका कोई कॉज क्लियर कट नहीं है। दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि स्पेसिफिक कॉज है, और कॉमन कॉजेज में किडनी डिजीज़ है कि अगर किडनी डिजीज़ है तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ और एंडोक्राइन डिजीज़ेस भी हैं जो कि ब्लड प्रेशर को हाई प्रोड्यूस कर देती हैं, और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। ये बहुत बहुत मिनिमम केसेस में होता है। मोस्टली इट इज़ द प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। पर बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे टोबैको खाना या टोबैको का स्मोकिंग करना, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हेवी अल्कोहल का इंटेक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इस एक्सेसिव सॉल्ट, हेवी सॉल्ट खाना, हाई सॉल्ट डाइट खाना, वो जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपको टेंशन है, आपको लैक ऑफ स्लीप है, आपकी एब्डोमिनल गर्थ मोर देन 90 सेंटीमीटर्स है, तो ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक बिगाड़ने में इनका कंट्रीब्यूशन है, जिनको एक्टिवली कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे लोग अपने घर में ब्लड प्रेशर को अपना रिकॉर्ड करते हैं और कई बार तो वो हाई आता है और कई बार वो लो आ जाता है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है या लो है? तो डॉक्टर साहब इस स्थिति में के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, जब से डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स पॉपुलर हुए हैं, तो घर के ऊपर होम रिकॉर्डिंग काफ़ी बढ़ गई है। जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है इम्प्रॉपर रिकॉर्ड करना, प्रॉपर कफ को न अप्लाई करना, प्रॉपर रेस्ट न लेना, टी एंड कॉफ़ी पिए हुए होना या स्मोकिंग किए हुए होना, एंग्जाइटी टेंशन की स्टेज होना, स्ट्रेस में होना, या एक्सरसाइज करके या फिजिकल एक्टिविटी करके आपने अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, तो उसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस को कई बार लोग बहुत रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं। कई ओकेजन्स में टेंशन हुआ, टेंशन की वजह से हेडेक हुई, फटीग हुई, बॉडी एक हुई, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया और वो हाई आया। इसको वो इंटरप्रेट ये करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसकी वजह से मुझे सिर दर्द हो रही है, बदन दर्द हो रही है, और मैं ब्लड प्रेशर की राइज को महसूस कर सकता हूँ। जबकि एक्चुअल में वो ब्लड प्रेशर उनके टेंशन की वजह से बढ़ता है, एग्जॉशन फटीग की वजह से बढ़ रहा होता है, जो रेस्ट करने के ऊपर फिर नॉर्मल हो जाता है। तो अगर प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करें और प्रिकॉशंस पूरे रखें तो फ्लक्चुएशंस उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना नॉर्मली लोग नोटिस करते हैं और कहते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि जब उन्हें ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड में हाई आया, उन्हें गोली खा ली, जिस दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया उन्हें गोली नहीं खाई। तो ब्लड प्रेशर की गोली भी कई बार वो अपने रिकॉर्ड से लेते हैं, और ना, जो कि गलत है। अगर हाइपरटेंसिव हैं तो रेगुलर खाना चाहिए, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो नहीं रहना। बेटर रहता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका रीडिंग में हाई आ रहा है तो आप रेस्ट करें, आधे घंटे पौन घंटे रेस्ट करने के बाद में कुछ भी खाएं पिए नहीं, रेस्ट करें, फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर लें अपना ब्लड प्रेशर। हो सकता है कि बाय दैट टाइम आपका टेंशन, एंग्जाइटी, फटीग रिलीव हो गई हो और आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिले, हाई ना मिले। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग इज ए मस्ट।
तो डॉक्टर साहब जैसे डायबिटीज़ में जेनेटिक्स का एक रोल होता है, फैमिली हिस्ट्री का एक रोल होता है, तो क्या हाइपरटेंशन में भी ऐसा कोई रोल है जो फैमिली हिस्ट्री का है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, इसलिए कोई फैक्टर इफेक्ट करता है क्या? हाइपरटेंशन में जेनेटिक्स का बहुत क्लियर कट कोई रोल नहीं है, पर चूंकि परिवार में भोजन का ढंग एक सा होता है, अगर नमक ज़्यादा खाया जा रहा है तो सभी लोग नमक ज़्यादा खा रहे हैं, घी ज़्यादा है तो सभी लोग घी ज़्यादा खा रहे हैं। यहाँ तक कि टोबैको का सेवन या अल्कोहल का सेवन, दे सोने के ढंग, सोने के टाइम, उठने के टाइम, इवन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, ये सब काफ़ी हद तक कॉमन होती हैं और ये ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो परिवार में अगर एक को ब्लड प्रेशर है तो दूसरे तीसरे को भी ब्लड प्रेशर मिलना कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, और ये जेनेटिकली ना हो करके सर्कमस्टेंसेस इंड्यूस होता है या एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड होता है, जिसको कि हम ये कहेंगे कि भाई परिवार में ब्लड प्रेशर हाई है, पर वो जेनेटिकली नहीं होता है।